नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग 17 बीपीएससी का जो 17 नवंबर का एग्जाम है उसके लिए पॉलिटी का रिवीजन सीरीज लाए हुए हैं, जिसमें हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम के जो जीएस का 1 लाख क्वेश्चन है उसके बारे में कवर करेंगे। तो इसमें जो बीपीएससी, यूकेपीएससी, एमपीपीएससी के और विभिन्न स्टेट पीसीएस के एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको हम लाइनर के फॉर्म में डिस्कस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पहला चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। पहले लोकतंत्र प्रतिनिधि संस्थान तानाशाही शक्तियों पर अंकुश और विधि के शासन की संकल्पनाएं भारत में नई नहीं है। प्राचीन भारत के अनेकों भागों में गणतंत्र शासन प्रणाली, प्रतिनिधि विचरण और मंडल स्थानीय स्वशासी संस्थाएं विद्यमान थी। वैदिक काल से ही लोकतांत्रिक संस्थाओं का उल्लेख मिलने लगता है। ऋग्वैदिक तथा अथर्ववेद में सभा और समिति जैसी संस्थाओं का विवरण मिलता है। चोलकालीन स्थानीय स्वशासन प्रणाली लोकतंत्र के महत्व आधार स्तंभ के रूप में जानी जाती है। ठीक, उसके बाद 21 दिसंबर 1600 को लंदन के कुछ व्यापारियों द्वारा स्थापित की गई ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ के शाही चार्टर प्राप्त कर भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ क्षेत्रों में के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त किया। तो लंदन की जो महारानी थी, उनके यहाँ के जो कुछ व्यापारी थे, उन्होंने महारानी से आज्ञा लेकर इधर व्यापार करने के लिए निकल पड़े थे। फिर उसके बाद प्लासी के युद्ध 1757 में कंपनी की विजय के साथ ही भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। अगला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से ही भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण के प्रयासों की शुरुआत की गई। तो ज्यादातर 1773 में ही ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारत में सत्ता स्थापित करने की कवायद लगाई गई। फिर है, सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे भारत में संवैधानिक विकास कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया, फिर 1786 का अधिनियम आया, फिर उसके बाद में चार्टर एक्ट 1793 आया, उसके बाद फिर चार्टर एक्ट 1813 आया, फिर चार्टर एक्ट 20 सालों के बाद 1833 आया, फिर 20 सालों के बाद चार्टर एक्ट 1853 आया, फिर उसके बाद में 1857 की क्रांति हुई, जिसके बाद महारानी एलिजाबेथ ने कंपनी का अधिकार समाप्त करके अपने हाथों में ले लिया। उसके बाद फिर भारत शासन अधिनियम 1858 आया। फिर 1858 के बाद में फिर भारत परिषद अधिनियम बना, और उसके बाद में 1861 में भारत परिषद अधिनियम बना। फिर उसके बाद चेंज होकर भारत परिषद अधिनियम 1892, फिर भारत परिषद अधिनियम 1909 बना। उसके बाद फिर भारत शासन अधिनियम 1919 बना, और उसके बाद में भारत शासन अधिनियम 1935 बना। फिर उसके बाद भारतीय शासन स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बना। चलिए रेगुलेटिंग एक्ट से देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट में भारत में एक सुनिश्चित शासन प्रणाली को आरंभ करने वाला अधिनियम था, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष आया लागू हुआ? तो 1774 ईस्वी में। बना कब? 1773 में, और लागू हुआ 1774 में। बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रशासन हेतु एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई, और किस अधिनियम के तहत की गई नियुक्ति? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। फिर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत अन्य प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसियों के अधीन कर दिया, तो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसियों के अधीन कर दिया गया। उसके बाद में किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा गठित गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या कितनी थी? तो 4 थी इसमें। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? तो वारेन हेस्टिंग को। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो वारेन हेस्टिंग को। वह अधिनियम जिसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। तो कितना सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ? तो 3, बंगाल में, अवध में और वहाँ पे महाराष्ट्र में। फिर आगे है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कहाँ एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? कलकत्ता में। फिर उसके बाद है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो 4 न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। फिर नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्र में शामिल विषय थे, तो सिविल शामिल था, आपराधिक और नौसेना के मामले शामिल थे।
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील हो सकती थी तो प्रिवी काउंसिल कहाँ, लंदन में। अगला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के त्रुटियों के परिमार्जन हेतु किस अधिनियम को पारित किया गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब पारित हुआ है, 1781 ईस्वी में। किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को देखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई, तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट को देखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। फिर उसके बाद आ जाता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को पृथक कर दिया गया, तो पिट्स इंडिया एक्ट के 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी पर राजनीतिक नियंत्रण एवं निरीक्षण हेतु किस संस्था की स्थापना की, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल अर्थात नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। फिर देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत पूरब के देशों में ब्रिटिश उपनिवेशों के प्रशासन पर नियंत्रण और निरीक्षण का उत्तरदायित्व किस पर था, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल पर। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अधीन गठित किए गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी, तो ब्रिटिश सम्राट के द्वारा की जाती थी। अगला है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति किसके पास थी, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास थी। फिर अगला अधिनियम है 1786 का अधिनियम। गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार कब दिया गया, तो 1786 के अधिनियम में दिया गया। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई, तो 1786 के अधिनियम के द्वारा। फिर उसके बाद में 1773 के बाद 20 सालों के बाद फिर एक चार्टर एक्ट आया, 1793 का चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट में क्या था, तो 1793 के चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अगला है किस चार्टर एक्ट के द्वारा नियंत्रक मंडल अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारत में राजस्व से वेतन का प्रावधान किया गया, तो 1793 का चार्टर अधिनियम के तहत। फिर है किस चार्टर के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि गवर्नर जनरल बंगाल में अपनी अनुपस्थिति के समय परिषद के असैनिक सदस्य को अपनी परिषद का उप प्रधान नियुक्त कर सकता है, चार्टर अधिनियम 1793। किस अधिनियम के द्वारा बिना लाइसेंस के शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई, 1793 का चार्टर एक्ट। फिर इसके बाद 20 सालों के बाद 1793 के 20 साल बाद 1813 का चार्टर एक्ट आया। इस चार्टर एक्ट में मुख्य बातें क्या थी, तो इसमें सभी अंग्रेजों व्यापारियों को भारत से व्यापार करने के लिए छूट प्रदान की गई 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। फिर इसी 1813 के माध्यम से ईसाई धर्म को प्रचार की अनुमति प्रदान की गई भारत में। अब फिर 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही भारत में शिक्षा पर ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया। फिर नेक्स्ट है कि 1800 चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत के साथ व्यापारिक व्यवहार को समाप्त कर दिया। फिर नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1813। तो 1813 के बाद 20 साल के बाद 1833 का चार्टर एक्ट आया। इसमें 1800 मुख्य विशेषताएं क्या थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी वाणिज्यिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। इसके माध्यम से 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। फिर 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने। फिर आगे है 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बम्बई और मद्रास की परिषदों में विधि निर्माण की शक्ति समाप्त कर दिया गया और इसी के तहत 1833 के धारा में यह उपबंध किया गया कि किसी भी भारतीय को मात्र धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। तो धारा कौन सी थी, धारा 87 थी। आगे है कि इस चार्टर एक्ट के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन अब ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया जाएगा। तो 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया गया राजा राम मोहन राय की सहायता से।
फिर अगला है गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि विशेषज्ञ चौथा सदस्य के रूप में प्रावधान किया गया। तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा पहला विधि विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया गया? तो लॉर्ड मैकाले को किया गया। फिर 1833 के बाद 20 सालों के बाद 1853 का चार्टर एक्ट आता है, उसको देखते हैं। तो 1853 का चार्टर एक्ट पहली बार गवर्नर जनरल के विधायी व प्रशासनिक कार्यों का विभाजन किया गया है। 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से विधि निर्माण के लिए भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। तो भारतीय विधान परिषद की स्थापना 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा की गई। फिर आगे है 1853 चार्टर एक्ट के माध्यम से बंगाल के प्रशासनिक कार्यों हेतु एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट देखते हैं 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का शुभारंभ हुआ और इसे भारतीयों के लिए खोल दिया गया। इसी के संदर्भ में 1854 में एक समिति की स्थापना हुई जिसे मैकाले समिति कहते हैं। अगला है भारत विधान परिषद में पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत आरंभ कब किया गया? तो 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। अगला है 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों से भारत में की जाने वाली नियुक्ति संबंधी शक्तियां वापस ले ली गई और अधिनियम द्वारा विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं 1853 के बाद में 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1858 आया। तो इसमें ब्रिटिश संसद द्वारा एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको पारित किया गया था वर्ष 1858 ईस्वी में। 1858 ईस्वी के माध्यम से भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया और उसे ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया, अर्थात महारानी एलिजाबेथ के सानिध्य में कर दिया गया। अगला है 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत अब गवर्नर जनरल को भारत का क्या कहा जाने लगा? तो वायसराय कहा जाने लगा। तो भारत का वायसराय कब बना? तो 1858 के अधिनियम के द्वारा। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है 1858 के अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके उनके समस्त अधिकारियों को किसे दे दिया गया? तो भारत के राज्य सचिव को दे दिया गया। फिर नेक्स्ट है किस अधिनियम द्वारा निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया गया? तो 1858 के माध्यम से। 1858 के अधिनियम के तहत भारत सचिव की सहायता के लिए उपबंध किया गया। तो 15 सदस्यीय भारतीय परिषद की स्थापना की गई। फिर नेक्स्ट है 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत के सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया। फिर नेक्स्ट है भारत राज्य सचिव का ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होने का कारण क्या था? तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होना। फिर 1858 के अधिनियम के बाद भारत परिषद अधिनियम 1861 बन के आया। इसमें देखते हैं आधुनिक भारत में सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व प्रणाली का आरंभ करने वाला अधिनियम कौन सा था? तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम था। किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया? तो 1861 का अधिनियम। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे दी गई? तो वायसराय को दी गई। फिर है किस अधिनियम के द्वारा मद्रास या बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से। 1861 अधिनियम किसके बाद आया है? तो भारत शासन अधिनियम 1858 के बाद आया है। फिर अगला है 1861 का परिषद अधिनियम के में विधि निर्माण के क्षेत्र में शक्तियों के विभाजन के लिए सिद्धांत की कल्पना की गई थी। फिर नेक्स्ट है 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने शुरुआत की विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। आगे देखते हैं कौन सा अधिनियम है। फिर है 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण हेतु सम्मिलित किए जाने वाले कितने अधिक सदस्यों की संख्या का उपबंध किया गया? तो न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्यों को अनुमोदित किया गया। फिर है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल कितना था? तो 2 वर्ष था। आपको ये क्लास कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा।
फिर आगे है भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत प्रांतों में स्थापित की गई विधान परिषदें: बंगाल 1862 में, उत्तर पश्चिम प्रांत 1866 में, पंजाब 1897 ईस्वी में बनाई गई। फिर उसके बाद में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में विधि सदस्य को किस रूप में सम्मिलित किया गया? 5वें सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। आगे है वायसराय के परिषद के कार्य संचालन हेतु नियमों और आदेशों के निर्माण का अधिकार किस अधिनियम द्वारा दिया गया? तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा दिया गया। फिर है वह अधिनियम जिसमें भविष्य की प्रतिनिधि सरकार के शुभारंभ का प्रथम प्रयास था, तो भारत परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट है वायसराय को अपनी परिषद के सदस्यों में कार्य विभाजन, पोर्टफोलियो ऑफ विभागों का बंटवारा का अधिकार दिया गया, तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। फिर 1861 के अधीन गठित वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रशासनिक सेवा के सदस्यों की संख्या कितनी होती थी? तो भारत सदस्यों की संख्या 3 होती थी। फिर है किस अधिनियम ने मद्रास तथा बंबई प्रांतों की विधानसभाओं को विधि निर्माण हेतु सशक्त किया था? तो भारत परिषद अधिनियम 1861। फिर 1861 के बाद में 1892 का अधिनियम आया। उसके बाद में देखते हैं इसमें क्या है। तो केंद्रीय विधान परिषद वायसराय को अतिरिक्त सदस्यों के मनोनयन का अधिकार किस अधिनियम द्वारा दिया गया? तो भारत परिषद अधिनियम 1892। इसके पहले 1861 का अधिनियम था, उसके पहले 1858 का अधिनियम था, उसके पहले 1833 का अधिनियम था। ठीक, उसके आगे देखते हैं। केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी होती थी? न्यूनतम 10 होती थी और अधिकतम 12 होती थी। इसके पहले 1861 में न्यूनतम कितनी होती थी? न्यूनतम 6 सदस्य होते थे, अधिकतम 12 सदस्य होते थे। आगे बंबई तथा मद्रास में परिषदों एवं गवर्नर तथा नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी होती थी? न्यूनतम 8, अधिकतम 20 सदस्य होते थे। वहीं बंगाल प्रांत की परिषद में गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी होती थी? अधिकतम 20 सदस्य होते थे। फिर है केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों का निर्धारित कार्यकाल कितना होता था? 2 वर्ष होता था। आगे देखते हैं। केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों के निर्वाचन हेतु कौन सी रीति अपनाई गई? तो परोक्ष निर्वाचन नीति अपनाई गई। फिर है किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के माध्यम को बजट पर बहस करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। फिर है 1892 के अधिनियम के अंतर्गत नवीन विधि निर्माण के तहत प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं के लिए अनिवार्य था, तो गवर्नर जनरल वायसराय की पूर्व स्वीकृति, मतलब स्वीकृति लेना अनिवार्य हो गया था। इनकी स्वीकृति के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता था। अगला है आपातकाल या विशेष आवश्यकताओं की स्थिति में गवर्नर जनरल को व्यवस्थापिका सभा की मदद से प्रांतों के लिए विधि निर्माण का अधिकार देने वाला अधिनियम कौन सा था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अगला है 1892 के अधिनियम के अधीन भारतीय प्रांतीय परिषद के अतिरिक्त सदस्यों का चुनाव किया जाना था, तो कहाँ से? विश्वविद्यालय से, नगर पालिका से सदस्य आते, जिला परिषद से, व्यापार संघ से, जमींदार आदि की सिफारिशों पर सदस्य आते। अगला है 1892 के अधिनियम के तहत केंद्रीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता था? तो प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों की सिफारिश पर होता था। फिर नेक्स्ट है 1892 के परिषद अधिनियम के अधीन गठित होने वाली व्यवस्थापिका सभाओं केंद्रीय एवं प्रांतीय के सदस्य किस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछ सकते थे? तो पूरक प्रश्न और तर्कपूर्ण प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। फिर अगला है 1892 के अधिनियम द्वारा स्थापित व्यवस्थापिका सभाओं को वास्तविक स्थिति थी, तो परामर्शदात्री परिषदों जैसी व्यवस्थापिका स्थित थी। आगे 1892 के अधिनियम की आलोचना करने वाले नरम दलीय नेता के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। फिर आया है 1892 के अधिनियम द्वारा किए गए सुधारों का पूर्ण लाभ उठाने की सलाह देने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। फिर 1892 के अधीन गठित होने वाली केंद्रीय परिषद के सदस्य बनने वाले प्रमुख भारतीय नेता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। 1892 के बाद फिर 1909 का भारत परिषद अधिनियम आया। इसके अंतर्गत देखते हैं क्या क्या प्रावधान किए गए। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे एक अन्य नाम माल्य मिंटो सुधार के अधिनियम के नाम से जाना जाता है। भारत परिषद अधिनियम 1909 को किस वर्ष लागू किया? तो जनवरी 1910 में इसे लागू किया गया।
1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की केंद्रीय परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो 60 सदस्य कर दी गई। 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई? तो 69 सदस्य हो गए। फिर आगे है इसमें, किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की लागू की गई? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था द्वारा भविष्य में देश की विभाजन की आधारशिला तैयार करने वाला अधिनियम कौन था? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 था। फिर है, लॉर्ड मिंटो ने मुसलमानों को निर्वाचन संबंधी कौन सी सुविधाएं प्रदान की थी? तो पृथक निर्वाचन। तो पृथक निर्वाचन की सुविधा कब प्राप्त हुई? तो 1909 के अधिनियम के द्वारा। फिर आगे है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को। फिर है, भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने निर्वाचन आयोग किस निर्वाचक मंडल की सिफारिश की? मिश्रित निर्वाचक मंडल की सिफारिश की। फिर है वह अधिनियम जिसके द्वारा विधि निर्मात्री परिषद का नाम सर्वोत्तम व्यवस्थापिका सभा रखा गया? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 को। फिर है, सुधारों की प्रकृति तथा प्रतिनिधित्व विस्तार के संदर्भ में रिपोर्ट देने हेतु लॉर्ड मिंटो द्वारा नियुक्त की गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? एटी अरुणडेल थे। फिर अगला है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में किसे प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को नियुक्त किया गया। फिर है, केंद्रीय प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की व्यवस्था और शक्तियों का विस्तार का अधिनियम था? तो 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम था। फिर 1909 के परिषद कानून के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में सदस्यों के संदर्भ में बनाए जाने वाले अधिनियमों के लिए क्या आवश्यक था? तो सब परिषद भारत सचिव की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक था। फिर है, 1909 के परिषद कानून के अनुसार विशिष्ट निर्वाचक क्षेत्रों की कितनी श्रेणियां थी? तो 3 श्रेणियां थी। विधायी परिषद में पूरक प्रश्न पूछने का व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। और किसके द्वारा बंद की गई थी? तो 1892 के द्वारा। फिर अगला है, विधायी परिषद में लोकहित के विषयों को प्रस्तुत करने का अधिकार देने वाला अधिनियम कौन था? भारत परिषद अधिनियम 1909। फिर आगे देखते हैं, 1909 के बाद 10 सालों के बाद भारत शासन अधिनियम 1919 आया। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 की आधार सामग्री थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918 के द्वारा। फिर है, भारत सरकार अधिनियम 1919 का उद्देश्य क्या था? तो भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। भारत सरकार 1919 अधिनियम की प्रस्तावना में समावेश अगस्त घोषणा के मूल सिद्धांतों का प्रस्तावना शामिल था। अगला है, ब्रिटिश संसद में भारत सरकार अधिनियम 1919 का पारित किया गया, दिसंबर 1919 में पारित किया गया। फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 कब लागू हुआ? तो 3 जनवरी 1921 को लागू हुआ। और अधिनियम कब बना? तो दिसंबर 1919 में बना। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए किस प्रणाली को अपनाया? तो 2 प्रणाली को अपनाया। आगे है, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद की शक्तियों का विभाजन कितने भागों में किया गया? तो 2 भागों में, आरक्षित और हस्तांतरित विषय में किया गया। हस्तांतरित विषय पर राज्य के गवर्नर किसकी सलाह पर कार्य करते थे? तो मंत्रियों की सलाह पर कार्य करते थे। आरक्षित विषयों पर राज्य के गवर्नर किसकी सलाह पर कार्य करते थे? कार्यकारी परिषद की सलाह पर कार्य करते थे। पहली बार किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय व प्रांतीय विषयों पर विभाजन किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतीय तथा केंद्रीय सरकार के बीच शक्ति का विभाजन किया गया, न्याय गमन नियमों के अनुसार किया गया। अगला है, भारतीय संविधान में सरकार को एकात्मक से संघात्मक में परिवर्तन करने के हेतु पृष्ठभूमि तैयार करने वाला कौन सा अधिनियम था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 था। फिर है, 1919 के अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय सरकार के मध्य विवाद की स्थिति होने में मत किसका मान्य था? तो केंद्र सरकार का मत मान्य होता था। 1919 के अधिनियम का झुकाव किस तरफ था? संघात्मक सरकार की तरफ उसका झुकाव था। आगे है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार प्रांतीय स्तर पर विषयों में भ्रम की स्थिति किसका स्पष्टीकरण मत निर्णय अंतिम होता था? तो गवर्नर का। अगला है, भारत में गवर्नर के अधीन कितने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई? तो 9 प्रांतों में। फिर है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत अधीन प्रांतों में
स्थापित होने वाली विधान परिषदें किस प्रकार की थी? तो एक सदनीय विधान परिषदें थी। फिर 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधानसभाओं के लिए पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की अपनाई गई। प्रत्यक्ष उसके बाद में 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई। ये वर्ग, इसमें वर्ग कौन कौन से शामिल थे? तो सिख थे, ईसाई थे और यूरोपीय व आंग्ल भारतीय इसमें शामिल थे। आगे देखते हैं। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों में दलित वर्ग और श्रमिक आदि को प्रतिनिधित्व देने के लिए व्यवस्था की गई, तो मनोनयन के आधार पर की गई। फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचन हेतु मतदान की शर्तें किस प्रकार निर्धारित की गई? तो अलग अलग प्रांतों के लिए अलग अलग निर्वाचन हेतु होगा। फिर है प्रांतीय विधान मंडलों को प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा लिया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा दिया गया। फिर है किस अधिनियम द्वारा प्रतिवर्ष विधानमंडल में समक्ष बजट प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया गया? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा। फिर है भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतीय विधानसभा का कार्यकाल निर्धारित किया गया, तो 3 वर्ष विधानसभा का कार्यकाल निर्धारित किया गया। फिर है 1919 के अधिनियम के द्वारा विधानसभा का सत्र बुलाने के व स्थगित करने की मांग अथवा भंग करने की शर्त किसमें निहित होती थी? तो गवर्नर में निहित होती थी। फिर किस प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली ने संतोषजनक ढंग से कार्य किया? तो पंजाब राज्य में। आगे है मंत्री गवर्नर के प्रसाद पर्यंत ही पद पर रह सकेगा, यह व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा दी गई? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा दी गई। फिर है भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत गवर्नर द्वारा अध्यादेश जारी करने हेतु वांछित शर्त क्या थी? तो वायसराय की अनुमति। बिना वायसराय की अनुमति के अध्यादेश जारी नहीं हो सकता है। फिर है किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में प्रथम बार द्विसदनीय व्यवस्थापिका या विधानसभा स्थापित की गई? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा। वह अधिनियम जिसके द्वारा प्रथमतः राज्यसभा स्थापित की गई, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। फिर 1919 के अधिनियम के द्वारा स्थापित राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता था? तो 5 वर्ष का होता था। फिर 1919 के अधिनियम के अनुसार विधानसभा में कौन सा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य था? तो कर वृद्धि विषयक सभी प्रस्ताव अर्थात आर्थिक बिल से रिलेटेड। अगला है 1919 के अधिनियम द्वारा भारत सचिव की परिषद की संख्या पुनर्निर्धारित की गई, तो न्यूनतम 8 अधिकतम 12। अगला है 1919 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई, तो 3 से घटाकर 2। आगे है 1919 के अधिनियम के अनुसार किन विषयों पर भारतीय परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल का मत अति आवश्यक था? तो आय व व्यय अखिल भारतीय सेवा संबंधी नियम पर। 1919 के भारत शासन अधिनियम भारत सरकार अधिनियम के द्वारा लंदन में भारत के उच्चायुक्त का कार्यालय का सृजन किया गया। फिर है किस अधिनियम के द्वारा प्रावधान किया गया केंद्रीय बजट एवं प्रांतीय बजट अलग अलग होंगे? तो भारत परिषद सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। फिर है किस अधिनियम के द्वारा पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन केंद्रीय सरकार में भी निहित विषय थे नाविक सेना, बाह्य संबंध, भारतीय राजाओं से संबंध, रेलवे, डाक, तार, मुद्रा, ऋण एवं से साधन, फौजदारी तथा दीवानी मामले और अखिल भारतीय सेवाएं शामिल थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन प्रांतीय सरकार में निहित विषय क्या थे? तो स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, बिक्री कर, सहकारी समितियां, भूमि कर, प्रशासन, सिंचाई, न्याय, पुलिस व कारागार विषय शामिल थे। 1919 के अधिनियम का किन लोगों द्वारा स्वागत किया गया? तो कांग्रेस के मध्यम वर्गीयों के द्वारा स्वागत किया गया। मूडी मैन समिति किस लिए गठित की गई? तो 1900 अधिनियम की जांच के लिए। भारत गवर्नर जनरल का राज भी करता है और शासन भी, यह कथन किसका है? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को दिए जाने वाले विशेषाधिकारों के संबंध में। किसने कहा था कि 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल है? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इसका कथन है चेंज फॉर सुधार भारत के आर्थिक शोषण तथा उसे प्रथम बनाए रखने की प्रक्रिया के ही अंश महात्मा गांधी का। तो दोस्तों कैसा लगा क्लास? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और लोगों के पास शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।